Hello and welcome to the chemistry class once again. Let us study two methods of preparation of furan. चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूरान को बनाने की दो विधियाँ। लेकिन इससे पहले कि हम फ्यूरान के को प्रिपेयर करने के मेथड्स के बारे में जानें, आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें फ्यूरान के बारे में। देखिए फ्यूरान जो है वो लैटिन वर्ड फरफर, लैटिन भाषा के फरफर से लिया गया है। और फ्यूरान न्यूक्लियस जो है वो प्लांट मेटाबोलाइट्स या केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यानी कीमोथेरेपी यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आने वाले जो एजेंट्स हैं उनमें उसका न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा तरह तरह के ओडर्स या खुशबुओं में के लिए रिस्पॉन्सिबल जो यौगिक होते हैं उनमें भी फ्यूरान का न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा कई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, नेचुरल कंपाउंड्स, प्रकृति में पाए जाने वाले यौगिक, और इसके अलावा कई तरह के मेडिसिन्स में, ड्रग्स में भी फ्यूरान का न्यूक्लियस होता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फ्यूरान का न्यूक्लियस। इस फ्यूरान के न्यूक्लियस में आप देखें कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और हेट्रो एटम इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया गया है। और इसके अलावा दूसरा और पांचवा जो सेकंड एंड फिफ्थ कार्बन एटम्स दे आर सिमिलर, एक जैसे पोजीशन पे हैं, एक जैसे बराबर हैं ये दोनों। और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ जो कार्बन एटम्स हैं फ्यूरान के अंदर वो भी सिमिलर हैं। आइए देखते हैं कि फ्यूरान के न्यूक्लियस वाले कैसे यौगिक हैं, किस प्रकार के यौगिक हैं जो कि हमारे काम आते हैं या इम्पॉर्टेंट उनकी एक्टिविटी होती है। तो ये देखिए स्क्रीन पे है एक है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जिसके अंदर देखिए फ्यूरान न्यूक्लियस ये रहा। इसी प्रकार से आप देखिए हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, शुगर के प्रॉब्लम जो ब्लड में होती है उससे रिलेटेड जो ड्रग है उसके अंदर भी देखिए फ्यूरान का न्यूक्लियस है। इसी प्रकार ये एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाले जो मेडिसिन्स होते हैं देखिए उसके अंदर भी जो है फ्यूरान का न्यूक्लियस है उस तरह के ड्रग में। इसके अलावा आप देखिए ये दोबारा हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जिसके अंदर जो है फ्यूरान का न्यूक्लियस है। आप देखिए एंटी डिप्रेसेंट, अवसाद के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं जो लोग, उनको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। उसमें भी आप देखिए इस तरह से जो फ्यूरान का न्यूक्लियस उसके अंदर है। इसके अलावा आपने रैंटैक का नाम सुना होगा जो गैस और एसिडिटी के ट्रीटमेंट के काम में आता है, तो उसमें भी फ्यूरान का न्यूक्लियस होता है। आपने स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा, स्ट्रॉबेरी की खुशबू फ्लेवर्ड वाले कई चीज़ें खाई होंगी, उसके खुशबू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड होता है उसके अंदर भी फ्यूरान का न्यूक्लियस होता है। आइए हम देखते हैं कि फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस जो है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है वो क्या है। इसके अंदर देखें अल्फ़ा क्लोरोएसीटोन और बीटा कीटो एस्टर। अल्फ़ा क्लोरोएसीटोन और बीटा कीटो एस्टर का एक किसी बेस जैसे सोडियम इथॉक्साइड, ये दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया जाता है और जिससे कि फ्यूरान के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। देखिए ये रिएक्शन क्लोरोएसीटोन से शुरू किया गया था, लेकिन उससे मिलते जुलते यौगिक जो हैं उसके द्वारा भी फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस को किया जाता है। और ये इसमें देखिए कि आपके स्क्रीन पे है ये जो अल्फ़ा क्लोरोएसीटोन की जगह यहाँ पर अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया गया। ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, उससे जुड़ता हुआ पहला कार्बन ये है अल्फ़ा कार्बन, उस पर हेलोजन है तो ये अल्फ़ा हेलो कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसके अलावा बीटा कीटो एस्टर जो ग्रुप है उसको इसलिए लिया जाता है ताकि वो बाद में जब वो रिंग पे आ जाता है साइड में तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन
या उसका हाइड्रोलिसिस करके और फिर डीकार्बोक्सिलेशन करके इसको हटाया जा सकता है रिंग से पूरी तरह से। तो इसीलिए एस्टर को लिया जाता है। लेकिन एस्टर के अलावा आप इस तरह से 1-3 यानी कोई एक को 1 दिया, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस फाइस्ट बेनरी सिंथेसिस में। जो बेस है, बेस सोडियम इथॉक्साइड के अलावा ट्राइथाइल अमीन, इस तरह से अमीन एमोनिया बेस्ड या अमीन बेस्ड अमीन के ऊपर आधारित क्षार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आप देखें कि इनके बीच में कंडेंसेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है। और उसके बाद होता है डिहाइड्रेशन। आप देखिए ये OH है, ये H है और इस तरह से एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। और इसके अलावा इसमें से डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एक हिस्सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ पर पहले हुआ साइक्लाइजेशन, फिर हुआ डिहाइड्रेशन और एरोमेटाइजेशन। ये एरोमेटिक बन गया ये पूरा का पूरा जो रिंग, और जिसकी वजह से जो है फ्यूरान का न्यूक्लियस बना। इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि यदि हमने एस्टर लिया होता, जैसे कि इनिशियली बीटा कीटो एस्टर लिया जाता था, यानी ये अगर एस्टर ग्रुप है, ये वाला एस्टर ग्रुप है, तो इसमें ये जो R4 होगा वो होगा OR। अगर OR होता तो आप इमेजिन कीजिए ये C डबल बॉन्ड O और OR, ये एस्टर ग्रुप होता। तो यहाँ पर भी O और R एल्कोक्सी ग्रुप होता, तो ये एस्टर ग्रुप होता। एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ बन जाता है OH, यानी यहाँ COOH, यानी ये वाला कार्बन है, इसके साथ COOH ग्रुप पूरा होता। और उसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 निकल के जा सकता है और ये ग्रुप पूरा हट जाता है और यहाँ पर उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो एस्टर को लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर एक जो ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो यहाँ से हटाया जा सकता है। अब आप देखें कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज़ नॉट इपॉक्साइड, दिस इज़ इथॉक्साइड। लेकिन इथॉक्साइड की जगह हमने यहाँ पर एमीन बेस लेकर भी आजकल ये रिएक्शन किया जाता है। सो लेट अस सी द मैकेनिज़्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फीस्ट बेनरी रिएक्शन। ये देखिए, ये 1,3 डाइकीटोन से इस रिएक्शन को शुरू किया गया है। ये है बेस, सोडियम इथॉक्साइड की जगह ये बेस लिया गया है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो जिस पे ये एमोनिया जो बेस अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन को एज H+ निकाल के ये खुद NH4+ में चेंज हो गया है। तो ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है या सक्रिय हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि जिस कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों अल्फा पोजीशंस पे आप देखिए 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं और ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स होते हैं, ये प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। तो आप ये देखिए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर दोनों साइड में 2 कार्बन हो तो वो दोनों के दोनों कार्बन जो है वो पड़ोस से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने अभी ये देखिए इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में आसानी से किसी बेस के द्वारा निकाला या निष्कासित या एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड या एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के नाम से भी इसको जाना जाएगा, इस प्रकार के कंपाउंड को। सो आप लिख सकते हैं दिस इज़ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। ये जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है या सक्रिय हाइड्रोजन कंपाउंड के नाम से इसको जाना जाता है।
ये हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद जो है वो इनोलेट आयन बना है, और इनोलेट आयन जो है उसमें आप देखिए ये इसने वापस इसमें से प्रोटॉन ले लिया और ये इनॉल में परिवर्तित हो गया। इनॉल क्योंकि ये OH है और ये डबल बॉन्ड है तो इनऑल। तो इस तरह से एमोनिया बेस की वजह से ये जो 1,3 डाइकीटो कंपाउंड है वो जाके बन गया है ये इनोलेट आयन। अब देखिए ये है अल्फ़ा क्लोरोएसीटोन, हमने कहा था उसकी जगह पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस पे जो पहला कार्बन है वो एसीटोन का कार्बन, जैसे CH3 होता है तो वो वाला कार्बन है। इस साइड में भी दूसरा कार्बन है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड में 2 कार्बन है जो कि एसीटोन के कार्बन जो होते हैं उसकी तरह से 2 कार्बन ये वाले हैं। एक कार्बन पर हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस हेलो ग्रुप का क्या काम है, वो जो क्योंकि ये हेलो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसीलिए वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पहले से ही कमी है उसमें और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये क्लोरो भी उससे इस कार्बोनाइल कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया। ये जो ये कार्बोनाइल कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया। इस तरह से यहाँ ये देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने खींचे और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया, और यहाँ से O- हो गया, और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बोनाइल कार्बन पर जो रेड आप देखिए रेड एरो से जो दिखाया जा रहा है इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो ये O- के रूप में हो जाएगा, यहाँ से ये O- बन जाएगा, लेकिन यहाँ से H+ निकला है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जिससे आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड बने। एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना यहाँ के कार्बन और यहाँ के कार्बन के बीच में, और दूसरा ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। सो लेट अस सी वो दोनों बॉन्ड्स कहाँ हैं। ये देखिए OH बॉन्ड बना है, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन था उसका और इसके बीच में एक ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। ये दोनों बॉन्ड बने इस वाले रिएक्शन में। ये जो है ये है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है इसके इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखें, ये देखिए नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट स्टेप में आप देखें इसके अंदर से निकला है एक प्रोटॉन, जैसे ये बेस है वो इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जा रहा है, और NH4+ के रूप में ही वो बाहर निकल रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स कौन ले जा रहा है, ऑक्सीजन अपनी ओर ले जा रहा है। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ये देखिए O- के रूप में, और यहाँ जो कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में आ गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, और O जो है O- के रूप में यहाँ पर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में है रिंग क्लोजर, रिंग का बंद होना या साइक्लाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं आप। ये है रिंग क्लोजर, रिंग का बंद होना, या फिर आप इसको साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण भी कह सकते हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शन भी इसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से चक्रीयकरण हुआ। चक्रीयकरण किस प्रकार से हुआ, जो O- है उसने अटैक किया इस वाले कार्बन पर। इस वाले कार्बन पर क्यों किया, तो आप देखिए ये जो क्लोरो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए वो इस कार्बन क्लोरो के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई जिसको कि O- ने अपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा इसको दिया। ये देखिए रेड तीर के निशान के या रेड एरो से ये दिखाया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इस तरह से हुआ साइक्लाइजेशन, ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन ही चक्रीयकरण। तो इस तरह से एक फ्यूरन का 5 मेंबर रिंग यहाँ बन जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एक ही डबल बॉन्ड है इसके अंदर, दूसरा डबल बॉन्ड नहीं है। तो दूसरा डबल बॉन्ड कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ पर एक OH है और एक H है।
तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ट्रांसफ़र हुए तो H जो है H+ के रूप में निकल जाएगा और OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके OH- के रूप में निकलेगा। ये दोनों एज़ H2O, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है वो इस OH के ऊपर चला जाएगा। यहाँ से जो प्रोटॉन निकल रहा है वो इस OH के ऊपर जाएगा और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से माइनस होकर निकल जाएगा। तो इस वाले स्टेप में जो है 2 काम हुए हैं। क्या? पहले तो जो है डिहाइड्रेशन हुआ है, जो आप निर्जलीकरण लिखेंगे इस एरो के ऊपर, और दूसरी चीज़ आप लिखेंगे एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण। एरोमेटाइजेशन हुआ है। देखिए ये पूरा रिंग जो है अब एरोमेटिक रिंग हो गया है, इस तरह से फ्यूरान का रिंग बना है। यहाँ जो इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ कही थी वो ये कि अगर ये जो R3 है, ये देखिए ये वाला जो R1C डबल बॉन्ड O है, वो या इस तरह के जो कोई ग्रुप जिसमें कि हम COOR ये बन सकता है, अगर ये यहाँ पर R1 जो होता या यहाँ पर कोई और ग्रुप इस तरह से होता जो एस्टर होता, तो ऐसे में उस एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है और एस्टर का हाइड्रोलिसिस होने पर वो बनेगा, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उस जगह पे आ जाएगा COOH, रिंग पे उस जगह पे COOH लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कहीं पे भी COOH लग जाएगा जहाँ पर एस्टर ग्रुप हो। और उसका जब हम हीटिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से यानी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो बच जाता है हाइड्रोजन जो कि सीधे सीधे वलय के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से जो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो हम इस फ्यूरान के जो न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं उनको हटा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस सी नेक्स्ट। देखिए मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में जो है क्लोरो ग्रुप जो हमने इससे पहले देखा था उसकी जगह आयोडो लगाते हैं। आयोडो लगाते हैं तो फ़र्क क्या होता है कि आयोडो ग्रुप जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, अच्छी तरह से निष्कासित होने वाला, जल्दी निष्कासित होने वाला समूह है, जिसकी वजह से जो कार्बोनाइल कार्बन जो एसीटोन वाला जो कार्बन था देखा था जिसके साथ अल्फ़ा कार्बन, ये देखिए ये जो एसीटोन वाला जो कार्बन था एसीटोन डेरिवेटिव का, इसमें जो क्लोरो ग्रुप है ये जुड़ा हुआ, इसकी जगह अगर आयोडो हो जाए तो ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें न्यून हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है और जो उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक है उस पर फास्ट हो जाता है और यील्ड्स लब्धि भी ज़्यादा होती है। और फ्यूरान डेरिवेटिव जैसे हमने देखा था फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में, वैसे ही मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में भी फ्यूरान डेरिवेटिव मिलते हैं। ये देखिए मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस, इसमें जो फ़र्क है वो है सोडियम आयोडाइड और सोडियम मिथॉक्साइड। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सोडियम मिथॉक्साइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सीधे सीधे आपको इस तरह से मॉडिफाइड फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस में आपको फास्ट ये रिएक्शन मिलता है। मैकेनिज़्म में कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर Cl की जगह I लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आयोडीन का या आयोडाइड आयन जो है वो रिप्लेस कर रहा है Cl क्लोराइड आयन को इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर I- मिल रहा है। तो यहाँ देखें जो वहाँ पर R, इससे पहले हमने R1, R2, R3, R4 दिखाया था, इसके इस वाले जो मैकेनिज़्म में बहुत क्लियरली वो चीज़ दिखाई हुई है। देखिए ये है बीटा कीटो एस्टर, ये जो एस्टर है उससे ये बीटा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, तो और बीटा कीटो एस्टर ये हुआ। और यहाँ देखिए ये है एसीटोन का CH3, ये है C डबल बॉन्ड O और ये CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के आयोडीन लगाया है। तो ये जो है अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और बेस की उपस्थिति में ये जो एसिडिक अम्लीय हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकल जाएगा और C- बनेगा उसका। ये इस प्रकार का अटैक है जिसकी वजह से ये जो आपको डाइकीटो कंपाउंड इस तरह से मिल रहा है। और फिर इसके बाद ये देखिए आप, ये सोडियम मिथॉक्साइड का जो बेस है उसने फिर आक्रमण यहाँ पर किया और इस प्रोटॉन को यहाँ से, एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल के ले गया। इस जगह का प्रोटॉन ये यहाँ पर दिखाया हुआ है और जिसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में
शिफ्ट हुए और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है वो साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण वाला स्टेप है, जिसमें यहाँ पर आप देखें कि डबल बॉन्ड के साथ साथ ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ने इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, लेकिन वो तो हो नहीं सकते, जिस वजह से जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इस ऑक्सीजन को मौका मिलता है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाने का। तो इस तरह से साइक्लाइजेशन हुआ, एक डबल बॉन्ड भी बना, दोनों काम हुए। और फिर उसके बाद जो बचता है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से ये देखिए ये OH है और यहाँ का एक H है, क्योंकि ये CH2 है तो एक H, ये दोनों निकल के इधर से वाटर निकल जाएगा। और ये हुआ, 2 काम इसमें हुआ है। इसमें एक तो हुआ है साइक्लाइजेशन यानी चक्रीयकरण, और दूसरा हुआ है इसमें एरोमेटाइजेशन। एक तो चक्रीयकरण हुआ और दूसरा हुआ यहाँ पर एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिकरण। तो इस तरह से आपको फ्यूरान का न्यूक्लियस मिल जाता है। लेकिन आप ये देखिए जो फ्यूरान का डेरिवेटिव मिला है, इसमें जो एस्टर ग्रुप है, इस एस्टर ग्रुप को आराम से जो वाटर निकलता है वो इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। तो COOET की जगह COOH मिलेगा, जिसको जब आप इसको गर्म करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होकर यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन। पहले ये COOH में परिवर्तित होगा, उसके बाद हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा और इसमें जो बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको डीकार्बोक्सिलेशन तक कर लेने पर आपको मिलेगा यहाँ पर दूसरे और 5वें जो 2nd and 5th कार्बन पर मिलेगा आपको मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पूरा हट के सिर्फ बचेगा हाइड्रोजन। सो यू विल गेट 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरान। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज़्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैकेनिज़्म। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है, इसके अंदर डाउट है इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।